अगस्त्य ने तुरंत फोन रख दिया और मन ही मन बुदबुदाया, अरे छोटी शैतान, अब तो बचपन से भी ज्यादा शरारती हो गई हो। जल्दी से नहा धोकर और तैयार होने के बाद उसने आखिरकार बिस्तर पर रखा बैग खोला। तभी अगस्त्य को चेतना शर्मा की सावधानी का एहसास हुआ। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर चेतना तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने अगस्त्य को देखा वह दंग रह गई। अगस्त्य कोई बहुत हट्टा कट्टा आदमी नहीं था, लेकिन उसके चौड़े कंधे और मजबूत सीना एक सूट की मर्दाना शान को बखूबी दर्शा रहे थे। उसकी टाई बंधी नहीं थी और उसकी सफेद कमीज के बटन खुले हुए थे। उसकी तीखी नाक, गहरी आंखें और हल्की दाढ़ी उसे एक ऐसा रुतबा दे रही थी जो किसी पर भी छा जाए। उस समय अगस्त्य बिल्कुल सुंदर नहीं लग रहा था। उसकी कठोरता और संयम ही चेतना की उसके बारे में पहली धारणा थी, खासकर जब आजकल की फिल्में जनता की पसंद को लेकर इतनी भ्रामक रही हैं, जब स्क्रीन पर सिर्फ चिकने चुपदे लड्ढके ही नजर आते हैं। अगस्त्य की उपस्थिति ने अचानक उसकी आंखों में चमक ला दी। अगर वह कमरे के बाहर पहरा न दे रही होती तो उसे लगभग शक ही होता कि कहीं उसने गलत इंसान को तो नहीं पहचान लिया। चेतना ने अपनी हैरानी दबाई और तेजी से आगे बढ़ी। मिस्टर अगस्त्य, आप कैसे हैं? क्या यह सूट आपको फिट आ रहा है? अगस्त्य ने विनम्रता से पैकेट थमाते हुए कहा। शुक्रिया मिस शर्मा, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। मुझे बाकी सामान की जरूरत नहीं है। चेतना ने उसे खोला और एक नजर डाली, फिर घबराहट में समझाया, माफ करना। अगस्त्य ने हाथ हिलाया। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे टाई पहनने की आदत नहीं है और मुझे परफ्यूम लगाने की भी आदत नहीं है। इसके अलावा घड़ी बहुत महंगी है। कृपया इसे मेरे लिए वापस कर दीजिए और मुझे इन चीजों के बिल दे दीजिए। चेतना शर्मिंदा हो गई। ये सब मिस रिया की तरफ से हैं। अगस्त्य ने बिना कोई बहस किए बीच में ही टोक दिया। ये सारे खर्चे मेरे अपने हैं, चिंता मत करिए, मैं रिया को समझा दूंगा। वैसे क्या आसपास कोई दुकान है? मुझे एक पैकेट सिगरेट खरीदनी है। चेतना ने जल्दी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर अगस्त्य, मुझे नहीं पता था कि आप सिगरेट पीते हैं। अगस्त्य ने सामान्य लहजे में समझाया। चेतना जी, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। अब से मुझे बस अगस्त्य ही कहना। मैं बस एक साधारण ड्राइवर हूं। रिया और मैं भाई बहन की तरह हैं और हमारा रिश्ता उतना जटिल नहीं है जितना तुम सोचती हो। चेतना अगस्त्य की बेबाकी से थोड़ी हैरान हुई। ठीक है अगस्त्य, तो मैं भी तुम्हारे साथ विनम्र नहीं रहूंगी। तुम आम तौर पर कौन सी ब्रांड की सिगरेट पीते हो? अगस्त्य ने विनम्रता से कहा। चारमीनार, 10 रुपए वाली चलेगी। धन्यवाद चेतना जी। चेतना थोड़ा हैरान थी, लेकिन उसे हमेशा इस आदमी से एक अच्छी भावना महसूस हुई। पता नहीं उसे क्या याद आया, लेकिन उसके गाल अचानक लाल हो गए। वह अगस्त्य को कार तक ले गई और जल्दी से चली गई। शाम की रोशनी जल उठी और पूरा सिंघानिया मैंशन धीरे धीरे जीवंत हो गया। खन्ना परिवार के लोग विला के गेट पर उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। रोहित ने उत्सुकता से अपने पैर पटके। चाची, क्या हो रहा है? पार्टी शुरू होने वाली है। दीदी अभी तक क्यों नहीं आई? रमेश का चेहरा काला पड़ गया। मैं क्या कहूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस समय तान्या को जाने देने की? बाद में रोहन कपूर हमसे पूछेंगे तो मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा? सुनीता ने जोर देकर कहा। तान्या ने कहा था कि वह निश्चित रूप से समय पर आ जाएगी। मालिनी ने ताना मारते हुए कहा। आप ऐसी बकवास पर विश्वास करने की हिम्मत कैसे करती हैं? शादी से बचने के लिए तान्या ने एक ड्राइवर के साथ रात बिताने की भी हिम्मत की। वह और क्या नहीं कर सकती? क्या होगा अगर वह सच में उस ड्राइवर के साथ भाग गई तो हमारा खन्ना परिवार आप मां बेटी की वजह से बर्बाद हो जाएगा। सुनीता बहस करने में असमर्थ थी और अपने पति को घूर कर देखा। तुम वहां क्यों खड़े हो? तान्या को फिर से फोन करो। सुनील नंबर मिला पाते उससे पहले ही एक कार धीरे धीरे दूर से आती हुई दिखाई दी। नंबर प्लेट देखकर सुनीता ने आखिरकार राहत की सांस ली। जल्दी से आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला और बोली, तान्या, तुम अभी क्यों आई? तान्या ने आसानी से समझाया, रास्ते में कुछ हो गया था जिससे मुझे थोड़ी देर हो गई। सुनीता ने पीछे मुड़कर धीमी आवाज में पूछा, अगस्त्य का क्या? क्या मामला सुलझ गया है? अपनी बेटी को चुप देखकर सुनीता का चेहरा काला पड़ गया। तान्या, मैं तुमसे कहती हूं,
अगर आज जैसे मौके पर हमने कोई परेशानी खड़ी की तो हम माँ बेटी को खन्ना परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। तान्या ने ताना मारा। मैं तो यहां आ ही गई हूं, फिर भी तुम्हें किस बात की चिंता है? हाथ में आया हुआ शिकार कहीं भाग सकता है क्या? सुनीता थोड़ा अभिभूत थी। तुम किस बारे में बात कर रही हो? तान्या ने वापस पूछा। ईमानदारी से कहूं तो रोहन के लिए मैं बस एक खिलौना हूं जिसे खन्ना परिवार ने उसे सौंपा है। मैंने पहले ही खुद को कुर्बान कर दिया है। मुझे शर्म नहीं है, तो आप इसे स्वीकार करने में शर्मिंदा क्यों हैं? सुनीता ने धीमी आवाज में डांटा। तान्या, मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूं। तुम शायद अभी ना समझो, लेकिन देर सवेर समझ जाओगी। तान्या ने खुद पर हंसा। आपने अपनी ही बेटी को एक ऐसे आदमी के बिस्तर में धकेल दिया जो उसके साथ एक खिलौने की तरह व्यवहार करता है, तो क्या मुझे आपके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद देना चाहिए? सुनीता अवाक थी। तू झगड़े को बढ़ते देखकर रोहन कपूर शालीनता से उनकी ओर चला आया। तान्या ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया और रोहन ने सुनीता को निमंत्रण दिया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सुडौल पीठ, लहराता हुआ शरीर। तान्या के हर कदम के साथ रोहन की आंखें गहरी होती जा रही थीं। यह देखकर कि वे अकेले हैं, वह अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया और आखिरकार उसे पकड़ लिया। तान्या ने उसे दूर धकेलने के लिए हाथ उठाया। उसके चेहरे पर सख्ती थी। रोहन, जब तक तुम मुझे औपचारिक रूप से प्रपोज नहीं कर देते, मैं तुम्हारी मंगेतर नहीं हूं। यह एक सार्वजनिक जगह है, कृपया थोड़ी इज्जत रखो। रोहन ने अपना असली चेहरा दिखाते हुए कहा। साली कुतिया, मेरे साथ शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रही है? तू उस ड्राइवर के साथ पूरे 2 घंटे कहां मस्ती करने गई थी? मुझे यकीन है कि तुम कई बार बिस्तर में एक साथ थे। वह ड्राइवर तुझे छू सकता है, लेकिन मैं नहीं। तान्या ने विद्रोह किया। यह सही है, हम बिस्तर में एक साथ थे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं गंदी हूं? तुम मुझे मत छुओ। एक थप्पड़ के साथ रोहन ने अपना हाथ उठाया और तान्या को जोर से थप्पड़ मारा। तान्या ने खुद को नहीं बचाया और लड़खड़ा गई। क्या तुम्हारा मन भर गया? अगर नहीं तो तुम और मार सकते हो, रोहन ने दांत पीसते हुए कहा। तान्या, मुझे सच में अंदाजा ही नहीं था कि तुझे यह सब पसंद है। क्या बात है, तुझे पिटना पसंद है? तान्या की आंखें डरावनी थीं। तुम उतने अच्छे नहीं हो। उसका हाथ तुझसे ज्यादा मजबूत है। रोहन की आंखें लाल हो गईं और वो पागल सा लग रहा था, मानो किसी को खा जाना चाहता हो। तान्या, तू तो मौत की तलाश में है। तान्या एक कदम भी पीछे नहीं हटी और गर्व से बोली। रोहन, अगर तुम खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहते तो मुझे उकसाओ मत। मेरी बात सुनो। जब हम आज रात कपूर मैंशन पहुंचेंगे तो मैं जो चाहो वो करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं, तान्या खन्ना, तुम्हारा खिलौना नहीं हूं। क्या तुम मुझे फिर से छूने की हिम्मत करोगे? तान्या के दबदबे के आगे रोहन ने आखिरकार हार मान ली। उसने अनिच्छा से उपहास किया। ठीक है, आज रात तक रुक जा, मैं तुझे और भी बेहतर महसूस कराऊंगा। बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तान्या ने सीधे सवाल किया। तुमने अगस्त्य को कैसे उकसाया? रोहन कपूर ने मानो कोई मजाक सुना हो। आसपास कोई न देखकर उसने आवाज धीमी की और पूछा। अगस्त्य? वो मामूली ड्राइवर, वो कमीना मेरी औरत के साथ सोया और तुम कह रही हो कि मैंने उसे उकसाया? तान्या ने गहरी सांस ली। रोहन, तुम्हें फिर से याद दिला दूं, मैं तुम्हारी औरत नहीं हूं जब तक तुम मुझे औपचारिक रूप से प्रपोज नहीं कर देते। और तुम और मैं जानते हैं कि कल रात जो हुआ उसकी वजह क्या थी। अगर तुम में वाकई हिम्मत है तो जाकर शर्मा परिवार से हिसाब बराबर करो। एक ड्राइवर के लिए मुश्किलें खड़ी करने का क्या मतलब है? रोहन ने ताना मारा। क्या तू उस ड्राइवर के लिए गिड़गिड़ा रही है? कहते हैं औरत बेवफा होती है, लेकिन तू तो कुछ और ही निकली। क्या बात है? क्या उस अगस्त्य ने तुझे बिस्तर में बहुत खुश किया? तान्या को गुस्सा नहीं आया। मुझे पहले लगा था कि तुम, रोहन कपूर, कोई बड़ी हस्ती हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सिर्फ प्यार और वासना के बारे में ही सोचते हो। अगर तुम इसी तरह बातें करते रहे, हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। मैं तुम्हें बता दूं, अगस्त्य ने कहा था कि वह आज रात सिंघानिया मैंशन आएगा और उसने तुमसे सबके सामने माफी मांगने को भी कहा था। रोहन ने मानो मजाक सुन लिया हो। उसने यहां आने की हिम्मत की? तान्या ने सिर हिलाया। हां, उसने यही कहा था और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा है। मैंने तुम्हारा संदेश उस तक पहुंचा दिया है।
अब तुम जो चाहो कर सकते हो। रोहन ने सावधानी से पूछा, तुम मुझे यह सब क्यों बता रही हो? तान्या ने स्वाभाविक रूप से कहा, प्रस्ताव के बाद मैं तुम्हारी जायज मंगेतर बन जाऊंगी और खन्ना परिवार को जिंदा रहने के लिए तुम पर निर्भर रहना होगा। अगर तुम बदनाम हुए तो हमारे खन्ना परिवार को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्या यह सच नहीं है? और हां, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं जैसा तुम सोचते हो। खन्ना परिवार की आधी दौलत मैंने ही बनाई है। हालांकि तुम कपूर परिवार के सबसे बड़े पोते हो, लेकिन तुम्हारे भी कई दुश्मन हैं, है ना? मुझसे शादी कर लो। मैं और कुछ गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हें परिवार की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। मैं गारंटी देती हूं कि कोई परेशानी नहीं होगी। जहां तक तुम्हारे करियर की बात है, जब तक तुम हिम्मत करोगे, मैं उसे संभालूंगी और तुम्हें कोई चिंता नहीं होने दूंगी। बदले में खन्ना परिवार के हितों को बदला नहीं जा सकता। हर साल कम से कम 20% का खरीद अनुबंध, ये मेरी शर्त है। और हां, मुझे परवाह नहीं कि तुम कोई भी तरीका अपनाओ। रोहित की वजह से जो परेशानी हुई है, उसका निपटारा आज रात ही होना चाहिए, वरना मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूंगी। रोहन मजाकिया अंदाज में मुस्कुराया। क्या तुम्हें इतना सीधा साधा होना जरूरी है? क्या तुम मुझसे सौदा करने के लिए खुद का इस्तेमाल कर रही हो? तान्या ने ताना मारा। और क्या? रोहन, मैं ऐसी ही हूं। मैं जो सोचती हूं वही कहती हूं। हमारी शादी असल में हितों का एक रिश्ता थी। हमें बिजनेस की बातें करनी चाहिए और भावनाओं की बात करना बहुत बड़ा पाखंड है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा दिल से साथ दूं, यह नामुमकिन नहीं है। पहले अपनी सारी आवारागर्दी खत्म करो, वरना और कुछ सोचना भी मत। रोहन ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, तानिया, तुमने आज मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। मुझे अचानक तुम्हें थोड़ी दिलचस्पी हो गई है। तानिया ने खुद को उससे दूर करते हुए कहा, मेरी चिंता मत करो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मुझे इस बात की चिंता होती कि कहीं अगस्त्य आज रात कोई परेशानी खड़ी करने तो नहीं आएगा। रोहन ने अपने होंठों को छाटा और दुष्टता से मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं आज रात का इंतजार कर रहा हूं। मैं अगस्त जैसे बदमाश को हमारी अच्छी भली रात बर्बाद नहीं करने दूंगा। रोहन को जाते देख तान्या ने खुद को शांत करने के लिए कई गहरी सांसें लीं। जब भी वह आज रात खुद को ऐसे आदमी को सौंपने के बारे में सोचती तो उसे बेवजह घृणा और उबकाई आती। लेकिन अब उसके परिवार ने उसे एक ऐसी स्थिति में धकेल दिया था जहां से निकलना नामुमकिन था। अगर वह नहीं झुकती तो क्या उसे सचमुच अगस्त्य के साथ भागना पड़ता? यह विचार उसके मन में आया था, लेकिन कठोर वास्तविकता ने उसे कुचल दिया। उसने स्वीकार किया कि अगस्त्य खास था, लेकिन अगर वह अगस्त्य को एक मौका देने को तैयार भी थी, तो एक मामूली ड्राइवर खन्ना परिवार के दबाव का सामना कैसे कर सकता था? वह कपूर परिवार के बदले का सामना कैसे कर सकता था? अगस्त्य को चुनने का मतलब था भविष्य पर सब कुछ दांव पर लगाना। खन्ना परिवार इस समय एक अनिश्चित स्थिति में था। एक भी गलत कदम पूरी बर्बादी का कारण बन सकता था। तान्या को हारने का डर नहीं था और वह यह दांव लगा सकती थी, लेकिन उसने अपनी सालों की मेहनत को छोड़ने से इनकार कर दिया। इस बीच रोहन पहले ही पार्टी की जगह के बाहर पहुंच चुका था। सिंघानिया परिवार के सुरक्षा उपाय हमेशा कड़े होते थे। निमंत्रण के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को अनुमति नहीं थी और रोहन भी कोई अपवाद नहीं था। हालांकि रोहन का दर्जा विशेष था, इसलिए सिंघानिया परिवार के सदस्य अपेक्षाकृत सहयोगी थे। मिस्टर कपूर, कृपया मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं। अपनी इज्जत दांव पर लगी होने के कारण रोहन ने संकोच नहीं किया। उसने उस व्यक्ति को एक तरफ खींच लिया और कहा, अगर कोई भी व्यक्ति जिसका नाम अगस्त्य राठौर है या जो खन्ना परिवार से जुड़ा होने का दावा करता है, यहां आने की कोशिश करता है, तो कृपया उसे रोक लें। पार्टी के बाद मेरे लोग खुद इस मामले को संभालेंगे। ये मेरी निजी बात है, इसलिए कृपया इसे गोपनीय रखें। मैं तुम्हें बाद में अच्छा इनाम दूंगा। दूसरे पक्ष के आश्वासन से आश्वस्त होकर रोहन ने आखिरकार राहत की सांस ली और जल्दी से कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। उसी समय चेतना शर्मा ने अभी अभी कार पार्क की थी और कॉलर आईडी देखी। उसने शांति से कॉल का जवाब दिया और एक पल सुनने के बाद व्यावसायिक तरीके से जवाब दिया, समझ गई,
मेरे पास अभी समय नहीं है, मेरे कॉल का इंतजार करो। कॉल कटने के बाद चेतना मुड़ी और अपना स्वर बदलकर गर्मजोशी से बोली, अगस्त्य, चलो, मैं तुम्हें पहले ऊपर ले जाऊंगी। मिस रिया अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अगस्त्य देख सकता था कि चेतना व्यस्त थी। चेतना जी, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ और अपना काम करो, मैं बस अकेले ही टहल लूंगा। चूंकि यह खन्ना परिवार से जुड़ी समस्या थी, इसलिए रिया ने उसे खुद ही अंधेरा होने से पहले इसे निपटाने के लिए कहा। चेतना ने इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की और बस माफी मांगी। कोई बात नहीं, ये रहा निमंत्रण, मैं जल्द ही वापस आऊंगी, ज्यादा दूर मत जाना। चेतना के जाने के बाद अगस्त्य वहीं खड़ा रहा और एक सिगरेट सुलगा ली। पार्टी हवेली के बाहर लॉन में हो रही थी। मधुर संगीत के बीच नियोन एंड लाइटें टिमटिमा रही थीं। जैसे ही अगस्त्य की नजर पास के विला पर गई, एक अप्रिय याद उसके जहन में ताजा हो गई। 5 साल पहले एक महिला ने इसी इमारत की ओर इशारा करते हुए उसे आगाह किया था कि वह हद से ज्यादा न करे और पैसों का इस्तेमाल करके उसकी गरिमा को कुचलने की कोशिश न करे। तब वह विरोध करने में असमर्थ था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 5 साल बाद वह सचमुच वापस आएगा। इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, एक बहस की आवाज ने उसके विचारों को भंग कर दिया। अगस्त्य ने मुड़कर देखा तो एक युवती चटक लाल रंग के शाम के गाउन में थी। उसके छोटे भूरे बाल और नाजुक शरीर साफ दिखाई दे रहे थे और उसकी पीठ पर एक छोटे से टैटू की झलक ने उसमें जवानी और चंचलता का एहसास भर दिया। तेज संगीत के कारण बहस की बात सुनना असंभव हो गया था। लड़की लड़खड़ा गई, लगभग गिर पड़ी। अगस्त्य उसे संभालने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। लड़की मुश्किल से खुद को संभाल पाई। खड़े होकर, थोड़ा शर्मिंदा होकर, अंकल, शुक्रिया। अगस्त्य ने आखिरकार उसके चेहरे को गौर से देखा। उसकी गोरी त्वचा और बड़ी बड़ी आंखें लगभग 20 साल की लग रही थीं। एक सच्ची खूबसूरत लड़की। लड़की को भौहें सिकोड़ते और टखने रगड़ते देखकर अगस्त्य का पहले से ही उदास मूड और भी गहरा हो गया। उसने मुड़कर ठंडे स्वर में कहा, माना कि सिंघानिया परिवार का नाम बद्धा है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम लोगों को धक्के मारकर बाहर निकालो। कुछ बड़े आदमी एक लड़की को धक्का दे रहे हैं। तुम सिंघानिया परिवार वाले सच में बहुत घमंडी हो। जैसे ही अगस्त्य ने बोलना खत्म किया, वहां का माहौल अचानक जम गया। सुरक्षाकर्मी ने संदेह से पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? अगस्त्य ने भौहें चढ़ाईं। अगर जानते भी हैं तो क्या, और अगर नहीं जानते तो क्या? रोहन कपूर के निर्देश पहले ही आ चुके थे, और यह देखकर कि अगस्त्य कोई अनजान चेहरा लग रहा था, सुरक्षाकर्मी का रवैया और भी दृढ़ हो गया। अगर जानते भी हैं तो भी मुझे डर है कि हमें आपको हमारे साथ चलने के लिए कहना पड़ेगा। अगस्त्य ने आंखें सिकोड़ लीं और बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहूं तो क्या होगा? हवा में तनाव भर गया था और उनकी आंखों के सामने चिंगारियां टकराती हुई महसूस हो रही थीं। यह देखकर कि अगस्त्य आत्मविश्वास से बोल रहा था और उसकी बातों में जरा भी डर नहीं था, सुरक्षाकर्मी ने उसे मजबूर करने की हिम्मत नहीं की। उसने सावधानी से पूछा, सर, क्या आपके पास कोई निमंत्रण पत्र है? अगस्त्य कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चेतना शर्मा द्वारा दिया गया निमंत्रण उसे दे दिया। उसने मुड़कर लड़की की तरफ देखा और कहा, कैसी हो? तुम ठीक तो हो? लड़की ने सिर हिलाया। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। अंकल, आप वाकई कमाल के हैं। अगस्त्य लड़की की हाजिर जवाबी से थोड़ा हैरान हुआ। उसके जवाब देने से पहले ही निमंत्रण पत्र सम्मानपूर्वक लौटा दिया गया। दूसरी तरफ वाले का लहजा भी बेहद अदब भरा था। माफ करना मिस्टर अगस्त्य, हमसे गलती हो गई, कृपया अंदर आइए। अगस्त्य ने पूछा, क्या मैं इस महिला को अपने साथ अंदर ले जा सकता हूं? सुरक्षाकर्मी ने अपना सिर और भी नीचे कर लिया। जैसा आप चाहें सर। दोनों के चले जाने के बाद एक साथी ने पूछा, तो वो अगस्त्य राठौर है, मिस्टर कपूर के निर्देशों का क्या? सुरक्षाकर्मी ने ताना मारा, मिस रिया के हाथ से लिखे निमंत्रण पत्र के साथ तू ऐसे व्यक्ति को रोकने की हिम्मत करेगा? रुक और देख, आज रात बहुत बड़ा तमाशा होगा। रास्ते में लड़की पूछती रही, अंकल, आप कौन हैं? अगस्त्य ने संक्षेप में उत्तर दिया, एक आम आदमी। लड़की ने होंठ सिकोड़े,
मुझे यकीन नहीं होता। क्या तुमने अभी उन दो लोगों को नहीं देखा? पहले तो वे घमंडी और दबंग थे, पर बाद में उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखें। अगस्त्य इतना नाराज हुआ कि सिर्फ सच ही बता सका। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं एक ऑनलाइन ऐप पर ड्राइवर का काम करता हूं। लड़की ने जोर देकर पूछा, तुम किस कंपनी में काम करते हो? अगस्त्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, भरोसेमंद ड्राइवर्स। लड़की दंग रह गई। उस बॉडीगार्ड ने अभी अभी तुम्हें मिस्टर राठौर कहा था। क्या तुम अगस्त्य राठौर हो? अब हैरान होने की बारी अगस्त्य की थी और उसके पैर जम गए। क्या तुम मुझे जानती हो? लड़की ने अपनेपन से कहा, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई छोड़ दी थी। उसी साल मैंने तेज राइड की स्थापना की। हमें उस साल फंडिंग में 3 करोड़ मिले और बाद में हमने अपने कारोबार का विस्तार ऑनलाइन टैक्सियों और इलेक्ट्रिक कार रेंटल तक किया। फिलहाल तेज राइड ग्रुप को टेक्नोलॉजी ट्रैवल सेक्टर का सबसे ताकतवर डार्क हॉर्स माना जाता है। उन्होंने बिल्कुल शुरुआत से और सिर्फ 5 सालों में ही कंपनी का बाजार मूल्य $20 अरब तक बढ़ा दिया। आर्थिक क्षेत्र में वे पर्सन ऑफ द ईयर के हकदार हैं। आपको क्या लगता है, क्या मैं सही हूं? मिस्टर अगस्त्य राठौर, आप मेरे आदर्श हैं। अगस्त्य थोड़ा शर्मिंदा हुआ। मुझे माफ करना, आपने वाकई गलत इंसान को पहचान लिया। आप हमारी कंपनी के बॉस के बारे में बात कर रही हैं और मैं तो बस एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूं। मैंने बस अन्याय होते देखा तो मदद कर दी। आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। अगस्त्य को जाते हुए देखकर लड़की के चेहरे पर और भी उत्सुकता आ गई। तभी रमेश खन्ना पीछे से आए और धीमी आवाज में डांटते हुए बोले, कृति, मैंने तुम्हें पहले आने के लिए कहा था। तुझे क्या हो गया है? क्या तू सच में मुझे इतना परेशान कर देगी कि मैं मर जाऊं? कृति खन्ना को इसकी परवाह नहीं थी। उसने कहा, बिल्कुल नहीं। अगर मैं सच में आपको इतना परेशान कर दूं तो क्या मेरी जवान और खूबसूरत सौतेली मां विधवा नहीं हो जाएगी? रमेश ने दुखी स्वर में कहा, तू जितना ज्यादा बोलती है उतना ही बेतुका लगता है। तुझे हमेशा याद रखना चाहिए कि तू खन्ना परिवार की बेटी है। आज जैसे मौके पर तू ऐसी बकवास कैसे कर सकती है? कृति ने बेरुखी से बुदबुदाया, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी। वैसे भी तानिया दीदी ऐसे सामाजिक मौकों के लिए काफी हैं। मेरा आना बेकार है। मैं तो बस उनकी सहायक बनूंगी। अपने पिता को गुस्से से घूरते देखकर रोहित ने जल्दी से उसे याद दिलाया, किट्टू, तुम पिताजी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? कृति ने आंखें घुमाई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की भाई? तूने जो परेशानी खड़ी की थी, क्या उसका समाधान हो गया? अभी अभी दरवाजे पर ही मुझे लगभग रोक लिया गया था। रोहित ने भौहें चढ़ाईं। क्या सिंघानिया परिवार ने तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं? चिंता मत करो, रोहन कपूर नमस्ते कहने के लिए बाहर आए हैं और मुझे सिंघानिया ग्रुप की मिस चेतना से मिलवाएंगे। यह मामला आज रात सुलझ जाना चाहिए। जब वह बात कर ही रहा था, मालिनी हर तरह के आकर्षण के साथ वहां आ गई। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बहुत दूर से झगड़ते सुना था। रमेश, तुम आखिरकार किट्टू से मिल ही गए। क्या तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकते? रमेश ने नाक भौं सिकोड़ी। वह आज मुझे परेशान करने आई थी। उसके बालों का रंग देखो, वह लड़की जैसी कैसे दिख सकती है? और वह टैटू, यह तो बिल्कुल गंदा है। आज पार्टी में सभी जवान और सुंदर पुरुष हैं, उसे कौन पसंद करेगा? मालिनी की नजरें इधर उधर घूम गईं। आप सही कह रहे हैं। मैंने बहुत सी अच्छी व्यवहार वाली महिलाओं को देखा है। शायद उन्हें किट्टू जैसी लड़कियां पसंद हैं। कृति इससे तंग आ चुकी थी। ठीक है, मुझे परेशान करना बंद करो। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तान्या के पिछले अनुभव को अपने सामने रखते हुए रमेश का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? यह कब हुआ? हमें कैसे पता नहीं? वह कौन है? उसका परिवार क्या करता है? कृति की नजर दूर तक गई। उसकी आंखों में एक चालाकी सी चमक उठी और उसे अचानक एक विचार आया और बोली, देखो, वो वहां है। मैं उसे आपके पास ले आती हूं। आवाज पड़ते ही वह जल्दी से अगस्त्य के पास आई और उदास स्वर में बोली, अंकल, मुझे बचा लो। अगस्त्य ने भौहें चढ़ाईं। क्या सिंघानिया परिवार वाले फिर से तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? कृति ने व्यथित होकर कहा, नहीं, मेरी सौतेली मां ही मुझे शादी के लिए मजबूर कर रही है। अगस्त्य ने मना कर दिया, मुझे माफ करना। तुम्हारे पारिवारिक मामलों में दखल देना मेरे लिए ठीक नहीं है।
कृति ने अगस्त्य का हाथ पकड़कर झटक दिया। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो वो जरूर मुझे बेच देंगे, प्लीज। अगस्त्य हैरान रह गया। तुम्हारी सौतेली मां मानव तस्कर है? कृति लगभग हंस पड़ी और उसे खींचकर दूर ले गई। अंकल, तुम बहुत मजाकिया हो, मेरे साथ आओ। अगस्त्य को प्रतिक्रिया देने का समय दिए बिना उसने पहले ही अपना हाथ उसके गले में डाल दिया। पापा, मैं आपको मिलवाती हूं, ये मेरा प्रेमी अगस्त्य राठौर है। रोहित ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, यह नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अगस्त्य को बोलने का मौका दिए बिना कृति ने अपना परिचय दिया। पहचाना सा लग रहा है ना? वह तेज राइड के संस्थापक हैं। मालिनी ने आश्चर्य से अपना मुंह खोला। तेज राइड ने इस साल मुंबई में मजबूती से प्रवेश किया है। उसने अकेले सब्सिडी में लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसका बाजार मूल्य एक झटके में 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। यहां तक कि उसके जैसी महिला ने भी इसके बारे में सुना था। हालांकि रोहन कपूर ताकतवर थे, फिर भी कपूर परिवार पर सिर्फ रोहन का ही नियंत्रण नहीं था। लेकिन उनके सामने खड़ा यह आदमी अलग था। उसने अपना कारोबार शून्य से खड़ा किया था। दोनों में कोई तुलना नहीं थी। वह शुरू से ही सुनीता से जलती थी, क्योंकि उसकी बेटी तान्या की शादी कपूर परिवार में हुई थी। लेकिन अब जब कृति का रिश्ता पक्का हो गया है, तो जब तक वह सौतेली मां होने का फायदा उठाकर अपने होने वाले दामाद के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रख सकती है, पूरे खन्ना परिवार में कौन भविष्य में उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत करेगा? फिर वह जो चाहे पा सकती है। अगस्त्य कृति को इस तरह की लापरवाही बरतने की इजाजत कैसे दे सकता था? तेज राइड के संस्थापक तो थे, लेकिन उनका उससे कोई लेना देना नहीं था। बस दोनों का नाम एक ही था। लेकिन इससे पहले कि अगस्त्य कुछ कह पाता, रोहित खुशी से आगे आया। उसकी आवाज चापलूसी से भरी थी। मैं सोच रहा था कि यह नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। पता चला कि आप अक्सर फाइनेंशियल न्यूज में दिखाई देते हैं। नमस्ते मिस्टर राठौर, मैं आपसे बहुत समय से मिलना चाहता था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरा नाम रोहित खन्ना है, खन्ना ग्रुप का जनरल मैनेजर। रमेश का दिल भी बेचैन था, लेकिन उसका स्वर अभी भी संयमित था। मिस्टर राठौर वाकई एक युवा और होनहार व्यक्ति हैं। मैं रमेश खन्ना हूं, खन्ना ग्रुप का चेयरमैन और कृति का पिता भी। मालिनी भी आगे आई। मिस्टर राठौर, क्यों आपको ऐसा कहना अजीब लगता है? अब से हम एक परिवार होंगे। अगर आप मुझसे पूछें तो किट्टू बहुत शरारती है। उसने परिवार को इतनी बड़ी खुशी के बारे में पहले नहीं बताया। नतीजतन हमें अभी अभी खबर पता चली और हमने कोई तैयारी नहीं की। बोलते हुए उसने अगस्त्य को अपने पास खींच लिया। अगस्त्य, अगर किट्टू भविष्य में जिद्दी हो और कोई शरारत करे तो बस अपनी आंटी के पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जैसे ही ये शब्द निकले, कोई धीरे धीरे दूर से आया। मालिनी का चेहरा गर्व से भरा हुआ था, थोड़ा घमंड भी। अरे बड़ी भाभी, आप बिल्कुल सही समय पर पहुंची हैं। मैं आपको मिलवाती हूं, ये किट्टू का बॉयफ्रेंड है, तेज राइड ग्रुप के मिस्टर राठौर। सुनीता मुड़ी और उसका पूरा शरीर मानो जम गया। मिस्टर राठौर? उनकी नजरें मिलीं और माहौल मानो जम गया। मालिनी हैरान रह गई। बड़ी भाभी, क्या आप मिस्टर राठौर को भी जानती हैं? सुनीता ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अगस्त्य को गौर से देखा और पूछा, मिस्टर राठौर का पूरा नाम क्या है? उसे अगस्त्य की पहचान का पूरा यकीन नहीं था। हालांकि उसने उसे पहले दूर से देखा था, लेकिन उसे उसकी बस एक धुंधली सी याद थी। इसके अलावा तब अगस्त्य ने एक ड्राइवर के काम के कपड़े पहने हुए थे। यह आदमी अलग था। हालांकि उसका रूप ज्यादा नहीं बदला था, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। उसका पहनावा इतना शानदार था कि कोई भी इस आदमी को एक मामूली ड्राइवर के साथ जोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगस्त्य को इसका अंदाजा तभी हो गया था जब रोहित ने अपना परिचय दिया था, और अब सुनीता की आवाज सुनकर सब कुछ पक्का हो गया। हालांकि वह थोड़ा हैरान था, फिर भी उसने गूंजती आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम अगस्त्य राठौर है। सुनीता की आंखें उदास थीं और उसने कदम दर कदम पुष्टि की। एक ड्राइवर? अगस्त्य मुस्कुराया और उदारता से स्वीकार किया। हां, एक ड्राइवर। सुनीता ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपनी सांसों को कई बार शांत किया और कहा,
तू सच में यहां आने की हिम्मत कर रहा है? मालिनी उलझन में थी। भाभी, क्या हो रहा है? तुम किस बारे में बात कर रही हो? सुनीता ने ठंडे स्वर में कहा, यह वही अगस्त्य है जो तान्या को परेशान कर रहा है। जैसे ही सुनीता ने यह बताया, वहां का माहौल अचानक थोड़ा अजीब हो गया। रोहित ने सबसे पहले जवाब दिया, चाची, आप गलत हैं। उनका नाम बस एक ही है। जिस अगस्त्य का जिक्र तान्या दीदी ने किया, वह बस एक ड्राइवर है। आपके सामने वाला आदमी तेज राइड का संस्थापक और किट्टू का प्रेमी है। उसकी संपत्ति 1,000 करोड़ से ज्यादा है, यहां तक कि रोहन कपूर से भी ज्यादा शक्तिशाली। सुनीता ने अगस्त्य को घूर कर ताना मारा, क्या उसने तुम्हें खुद बताया? रोहित ने थोड़ी देर से जवाब दिया, क्या ऐसा कहने की कोई जरूरत भी है? माहौल बिगड़ने पर मालिनी एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर जोर से हंस पड़ी। भाभी, तुम्हारी तान्या को अगस्त्य नाम के उस ड्राइवर ने धोखा दिया। हालांकि मुझे तुमसे सहानुभूति है, लेकिन तुम सबको झूठा नहीं मान सकती। मिस्टर राठौर किस तरह के इंसान हैं, यह सच है। और अब मुझे आखिरकार समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि तान्या को उस ड्राइवर ने बेवकूफ बनाया। पता चला कि एक मां होने के नाते तुम्हारा दिमाग कमजोर है। मैं तुमसे विनती करती हूं, मां और बेटी, अगर तुम अंधी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें बेवकूफ मत समझो, ठीक है? ये जगह कहां है? ये सिंघानिया परिवार की सबसे बड़ी बेटी का जन्मदिन का डिनर है। सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम हैं, एक ड्राइवर अंदर कैसे आ गया? रोहित ने गुस्से से याद दिलाया, चाची, आप वहां किस लिए खड़ी हैं? आप मिस्टर राठौर से माफी क्यों नहीं मांगती? सुनीता ने आश्चर्य और संदेह से अगस्त्य को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सचमुच कोई गलती की हो और सब कुछ महज एक इत्तेफाक हो? सुनीता को चुप देखकर मालिनी ने माहौल को थोड़ा शांत करते हुए कहा, अगस्त्य, मुझे बहुत अफसोस है। मेरी भतीजी कल एक झूठे व्यक्ति से मिली, जिससे मेरी बड़ी भाभी को शक हो गया और सब झूठे लग रहे थे। मुझे अफसोस है कि आप हमारे पारिवारिक मामलों का मजाक बनते देख रहे हैं। मुझे तो लगा था कि आप एक ड्राइवर हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह मजाक है? अगस्त्य भी हंसा। आंटी जी गलत नहीं है, मैं ड्राइवर ही हूं, मालिनी ने दोहराया। क्या तुमने मुझे सुना? मिस्टर राठौर ने कहा कि वह ड्राइवर थे। आवाज अचानक बंद हो गई और मालिनी ने फिर से अपना सिर घुमाया। मिस्टर राठौर, आपने अभी क्या कहा? अगस्त्य ने उसे अनदेखा कर दिया और धीरे से सुनीता के पास जाकर कहा, आंटी जी नमस्ते। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरह के इत्तेफाक से यहां मिलेंगे। सुनीता ने अविश्वास से अपना मुंह ढक लिया। क्या यह सच में तुम हो? अगस्त्य शर्माया नहीं। हां, ये मैं हूं। सुनीता चौकन्नी रही और पूछा, तुम कौन हो? और वे मिस्टर राठौर कौन हैं जिनके बारे में वे बात कर रहे हैं? अगस्त्य ने कुछ भी नहीं छिपाया। मैंने आपसे पहले झूठ नहीं बोला था। जहां तक उन मिस्टर राठौर की बात है, मैं उन्हें नहीं जानता। ये शब्द निकलते ही पूरी जगह मानो सन्नाटा छा गया, खासकर मालिनी। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसके दांत किटकिटा रहे थे, मानो वह स्वर्ग से नर्क में गिर पड़ी हो। बनावटी। पता चला कि सब कुछ बनावटी था। उसके सामने वाला अगस्त्य तेज राइड ग्रुप से कोई लेना देना नहीं रखता था। वह तो बस एक मामूली ड्राइवर था। लेकिन वह इतनी अंधी थी कि उसने उसे खन्ना परिवार का दामाद समझ लिया। रमेश भी बहुत गुस्से में था। जब भी उसे भीड़ की चापलूसी भरी निगाहों का ख्याल आता, उसके गाल जलने लगते। अगर यह बात फैल जाए तो क्या वह महफिल में मजाक का पात्र नहीं बन जाएगा? रमेश सिहर उठा। रोहित, जाओ सिक्योरिटी वालों को बुलाओ और इस बदमाश को बाहर निकालो। अगस्त्य ने पलट कर पूछा, मिस्टर खन्ना, हम सब पार्टी में मेहमान हैं और हमारी हैसियत बराबर है। मुझे बाहर निकालने का तुम्हें क्या हक है? रमेश ने डांटा। है ना? तान्या को परेशान करने के लिए तूने तेज राइड के मिस्टर राठौर होने का नाटक करके मेरी बेटी का इस्तेमाल किया और यहां घुस आया। यह तो सरासर शर्मनाक है। अगस्त्य ने ताना मारा। तुम्हारी बातें। मैं और भी उलझन में हूं। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने मिस्टर राठौर होने का नाटक किया। ऐसा लगता है कि तुम शुरू से ही अपनी मनमानी कर रहे थे, चापलूसी कर रहे थे। क्या तुमने मुझे कभी बोलने का मौका दिया? जहां तक यह कहने की बात है कि मैंने यहां घुसने के लिए तुम्हारी बेटी का इस्तेमाल किया, यह तो और भी बेतुका है। तुम मुझसे पूछ सकते हो कि क्या यह सच है? कृति यह सुनकर दंग रह गई। शुरुआत में वह बस चाहती थी
कि अगस्त्य उसे उसके परिवार द्वारा तय की गई ब्लाइंड डेट से बाहर निकलने में मदद करे। वह उसे कुछ देर के लिए धोखा देना चाहती थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अगस्त्य की पहचान इतनी जटिल है। सबको अपनी ओर देखते देख वह अपना माथा पीटने से खुद को रोक नहीं पाई। ओह नहीं, ये तो बहुत बड़ा रायता फैल गया। सुनीता ने अगस्त्य के सवालों को अनसुना कर दिया। मुझे परवाह नहीं कि तुम अंदर कैसे आए। अगस्त्य, मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहती हूं। तुमने पहले फोन पर क्या वादा किया था? तुमने कहा था कि यह मामला खत्म हो गया है। तुमने कहा था कि तुम मेरी बेटी को फिर कभी परेशान नहीं करोगे, और तुमने कहा था कि तुम्हें हमारे खन्ना परिवार से एक पैसा भी नहीं चाहिए। तुम बहुत बहादुर लग रहे थे, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? तुम न सिर्फ खन्ना मेंशन गए और मेरी बेटी को अपने साथ ले गए, बल्कि अब तुम सिंघानिया परिवार की पार्टी में हमें परेशान कर रहे हो। आखिर तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि यहां इतने सारे लोग होने की वजह से मैं सचमुच तुम्हारा कुछ नहीं कर पाऊंगी? अगस्त्य ने शांति से जवाब दिया। मुझे माफ करना आंटी जी, मुझे लगता है कि आपको एक बात की गलतफहमी हुई है। मैं आज यहां तान्या की वजह से नहीं, बल्कि पार्टी में शामिल होने और कुछ निजी काम निपटाने आया हूं। मालिनी हंसते हुए बोली। अगस्त्य, मुझे तुम सच में बेशर्म लग रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? तुम तो बस एक ड्राइवर हो। मिस सिंघानिया के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने की तुम्हारी क्या हैसियत है? और यहां दिखावा करना बंद करो। क्या तुम एक्टिंग से थक गए हो? क्या तुम सच में खुद को तेज राइड ग्रुप का बॉस समझते हो? तुम तो बस एक मामूली ड्राइवर हो। वाह, क्या कमीना है। क्या तूने वो ड्रेस किराए पर ली थी? तूने उस पर बहुत पैसे खर्च किए होंगे, है ना? अपनी आधी साल की तनख्वाह खर्च कर दी होगी। क्या तुझे सच में लगता है कि तुम इससे बच सकते हो? क्या तुझे सच में लगता है कि तू तान्या से इस तरह मिल सकता है? तूने एक्टिंग तो बहुत अच्छी की थी, पर तुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी तेरी पोल खुल जाएगी, है ना? मैं तुझे बताती हूं, तेरे कपड़े चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वे तेरी बदबू को नहीं छिपा सकते। क्या देख रहा है? यहां से दफा हो जा। अगस्त्य ने उसकी ओर देखा और उसका स्वर धीमा हो गया। मैं कौन हूं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें यह समझाने की जरूरत नहीं है कि मैं आज की पार्टी में शामिल होने के लायक हूं या नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो तुम तान्या से बड़ी हो। तान्या की खातिर मैं आज तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे मुंह से फिर से एक भी अपमानजनक शब्द सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आजमा कर देख लेना। मालिनी का चेहरा लाल हो गया और वह अगस्त्य के रौब से डर गई और उसने शब्दों को अपने मुंह में ही निगल लिया। अगस्त्य ने अपनी नजरें हटा लीं और फिर से याद दिलाया। आंटी जी, मुझे याद है कि आपने पहले क्या कहा था, लेकिन इस सब के पीछे एक शर्त है, यानी रोहन कपूर को मुझे फिर से उकसाना नहीं चाहिए। आप यह भूली तो नहीं? सुनीता ने छिपा हुआ अर्थ सुना। तो तुम आज रोहन को ढूंढने आए हो? अगस्त्य ने स्वीकार किया। हां, मेरा यही उद्देश्य है। सुनीता ने रक्षात्मक ढंग से पूछा। तुम क्या चाहते हो? अगस्त्य ने उत्तर दिया। ज्यादा कुछ नहीं। जब तक रोहन मुझसे सबके सामने माफी मांग लेता है, यह मामला खत्म हो जाएगा और तुम निश्चिंत रहो, मैं पार्टी के बाद चला जाऊंगा और मैं वादा करता हूं कि फिर कभी परेशानी नहीं करूंगा। सुनीता ने डांटा। क्या मजाक है? रोहन मेरे होने वाले दामाद हैं, कपूर परिवार के सबसे बड़े पोते। तुम उसके और मेरी बेटी के बीच के रिश्ते को बर्बाद कर रहे हो और फिर भी तुम चाहते हो कि वह सबसे सामने तुमसे माफी मांगे? अगस्त्य ने भारी आवाज में कहा। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके अपने कारण थे। चूंकि मैं एक आदमी हूं, मैं अपना बचाव नहीं करूंगा, इसलिए मैं इस मामले को स्वीकार करता हूं और दोष लेता हूं। लेकिन रोहन ने हद पार कर दी। वो मुझसे बदला ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहता, लेकिन उसे तान्या को मेरे सामने जलील नहीं करना चाहिए था। इस मामले में बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। सुनीता ने ब्यौरा नहीं पूछा, बस साफ साफ कह दिया। अगर उसने तुमसे माफी नहीं मांगी तो क्या होगा? अगस्त्य ने एक लंबी सांस ली। तो उससे मेरे घूं से पूछेंगे? सुनीता गुस्से से चिल्लाई। अगस्त्य, तेरी हिम्मत! अगस्त्य ने गर्व से कहा। मुझ में क्या हिम्मत नहीं है? यह देखकर कि झगड़ा होने वाला था, अचानक दूर से कोई आया। यह रोहन कपूर था जिसने पहले बात की, लेकिन क्योंकि वह दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था, उसने अगस्त्य को तुरंत नहीं पहचाना और दूर से उसका अभिवादन किया। मैं आपको मिलवा दूं, यह सिंघानिया ग्रुप से मिस चेतना शर्मा हैं। रमेश,
सुनीता के पास गया और डांटने के लिए अपनी आवाज धीमी कर दी। तुम वहां क्यों खड़ी हो? जल्दी से इस मुसीबत को मुझसे दूर ले जाओ। यदि तुमने मिस शर्मा के सामने हमारे खन्ना परिवार को शर्मिंदा करने की हिम्मत की, तो आज कोई भी तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की रक्षा नहीं कर सकता। जब वह बोल रहा थे, रमेश पहले ही आगे बढ़ चुके थे और चापलूसी भरे चेहरे के साथ बोले, नमस्ते मिस शर्मा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी युवा होंगी। रोहित अपने पिता के पीछे सम्मान से चला। उसकी नजरें नीचे गिर गईं और काले मोजे में लिपटी चेतना की पतली जांघों पर टिक गईं और वह अब अपनी नजरें नहीं हटा सका जब तक रोहन ने उन्हें याद दिलाया, मिस शर्मा, यह रोहित खन्ना है। रोहित ने अपने अंदर के गुस्से को दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, मिस शर्मा, मुझे माफ करना अपनी वजह से आपको परेशान करने के लिए। चेतना शर्मा, जो अनगिनत अनुभवों से भरी हुई थी, उस आदमी के हाव भाव से एक दो बातें समझ गई। उसने औपचारिकताओं की परवाह न करते हुए सीधे मुद्दे पर आ गई। मिस्टर कपूर, कोई अजनबी नहीं है। मिस रिया ने भी नमस्ते कहा है। कृपया मुझे पहले स्थिति बताई ताकि मैं स्थिति को समझ सकूं और आपकी मदद कर सकूं। रोहित सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने झूठ बोला कि उसने उस दिन बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और नशे में कुछ कह दिया था। जब वे बात कर रहे थे, रोहन ने अचानक तानिया की नजर एक तरफ टिकी देखी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तानिया, यह कौन है? तानिया सिहर उठी। हालांकि उसने उसका चेहरा नहीं देखा था, फिर भी किसी कारण से उसे लगभग यकीन था कि वह आदमी अगस्त्य ही था। जैसी कि उम्मीद थी, जैसे ही अगस्त्य मुड़ा, चारों ओर सन्नाटा छा गया। रोहित ने अपनी आवाज बंद कर ली और रमेश के चेहरे पर भी गहरी उदासी छा गई। कृति भी दूर छिप गई। उसे अपने सामने हो रहे टकरावों की जरा भी चिंता नहीं थी, बल्कि वह देखने के लिए उत्सुक थी। तानिया की बात करें तो उसने अपने होंठ कसकर भींच लिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि अगस्त्य सचमुच आएगा और खन्ना परिवार के सामने इतनी बेशर्मी से आने की हिम्मत भी करेगा। लेकिन वह अंदर कैसे आया और उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे? रमेश ने जबरदस्ती मुस्कुराकर उसे याद दिलाने की कोशिश की। तानिया, तुम अभी तक वहां क्यों खड़ी हो? तानिया जानती थी कि कुछ होना ही था और उसने बात संभालते हुए कहा, माफ करना मिस शर्मा, मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई थी। तुम लोग पहले बातें करो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। पलटकर उसने रोहन को याद दिलाया, रोहन, तुम मिस शर्मा के साथ यहीं रहो, मैं यह मामला संभाल लूंगी। रोहन के सहमत होने का इंतजार किए बिना तानिया जल्दी से अगस्त्य के पास गई, उसकी कलाई पकड़ी और चलने लगी। मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रोहन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठा और उसका स्वर उग्र हो गया। जा रही है? तू कहां जा रही है? रोहन कपूर की उदास आंखें मानो किसी को खा जाना चाहती थीं। अगस्त्य, तुम मेरी मंगेतर को बार बार परेशान करने आते हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं, रोहन कपूर, मिट्टी का बना हूं? कपूर परिवार की पृष्ठभूमि और बरसों की बेरहमी के साथ यह कहते हुए रोहन के चेहरे पर एक डरावनी आभा थी और लगभग किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी आंखों में देखे। अगस्त्य पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने जेब से सिगरेट निकाली और मुंह में डाल ली। उसे सुलगाकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, मंगेतर, थोड़ी जल्दी तो नहीं हो गई? क्या उसने तुम्हारे प्रस्ताव को मान लिया है? रोहन ने बार बार सिर हिलाया। बहुत बढ़िया अगस्त्य, तुझमें हिम्मत है। सिर घुमाकर उसने खन्ना परिवार के लोगों की ओर देखा। तुम्हारे खन्ना परिवार का क्या? क्या यही तुम्हारा भी मतलब है? रमेश ने तुरंत अपनी राय व्यक्त की। रोहन, हमारा खन्ना परिवार इस व्यक्ति को नहीं जानता और खन्ना परिवार का भावी दामाद सिर्फ तुम ही हो। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। रोहित ने भी यही कहा। यह सही है रोहन भाई, यह आदमी यहां मुसीबत खड़ी करने आया है, तुम्हें उकसाया नहीं जाना चाहिए। एक मामूली ड्राइवर मेरी दीदी के लायक कैसे हो सकता है? यह कोई मजाक नहीं है। रोहन ने अपने होंठ भींचे, इधर उधर देखा और आखिरकार तानिया की मां सुनीता की ओर देखा। बहुत बढ़िया, इसका मतलब है कि अगर मैं आज इस कमीने को पीट पीट कर मार भी दूं, तो भी इस मामले का तुम्हारे खन्ना परिवार से कोई लेना देना नहीं है ना? सुनीता ने गहरी सांस ली और वादा किया, हाँ, यह आदमी हमारे लिए मर चुका है। चाहे ये जिए या मरे, इसका हमारे खन्ना परिवार से कोई लेना देना नहीं है। रोहन को संतोषजनक उत्तर मिला
और उसने पलटकर आदेश दिया, रोहित, जाकर बाहर सुरक्षा कर्मियों को बुलाओ और उन्हें बताओ कि मैंने यह कहा है। यह कहते हुए उसने फिर से तान्या की ओर इशारा किया और एक अटल आदेश दिया, यहां आओ। तान्या को बिना हिले डुले वहां खड़ा देखकर रोहन का चेहरा क्रूर हो गया और वह अचानक चिल्लाया, मैंने तुझसे कहा कि यहां आ। जल्द ही यहां की हलचल ने आखिरकार आसपास के मेहमानों का ध्यान आकर्षित किया। सुनीता ने उसे याद दिलाने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया, अगर तू अब भी मानती है कि तू खन्ना परिवार की सदस्य है, अगर तू अब भी मुझे अपनी मां मानती है, अगर तू नहीं चाहती कि हमारा खन्ना परिवार पूरे मुंबई की हंसी का पात्र बने, तो रोहन की बात मान और इस मामले में दखल मत दे। तान्या जानती थी कि इस समय सबसे समझदारी इसी में है कि अगस्त्य से दूरी बनाए रखे और अपनी मां के कहे अनुसार रोहन के साथ खड़ी रहे। इससे न सिर्फ खन्ना परिवार की रक्षा होगी, बल्कि इस मामले का असर भी कम होगा। लेकिन अगर वह अभी पीछे हट जाती तो अगस्त्य को क्या झेलना पड़ता। हालांकि उसने पहले अगस्त्य को चेतावनी देते समय दृढ़ता दिखाई थी, लेकिन इस समय वह किसी कारण से हिचकिचा रही थी। जैसे ही तान्या अपना पैर उठाने ही वाली थी, उसकी कलाई अचानक किसी ने कसकर पकड़ ली। एक ही हरकत ने पूरे माहौल को बदल दिया। अगस्त्य की इस हरकत से पूरा कमरा हैरान रह गया और रोहन का चेहरा पहले से ही बेहद उदास था। तान्या की धड़कनें मानो रुक गई हों। वह मुड़ी और अगस्त्य की तरफ देखा। उसने उसे तुरंत नहीं झटक दिया और उसकी आंखें आश्चर्य और संदेह से भरी थीं। सुनीता का स्वर दबावपूर्ण था और उसकी आवाज उसके दांतों के बीच से निकली हुई लग रही थी। तान्या! तान्या ने अपनी मां की बातों को अनसुना कर दिया और किसी कारण से पूछा, तुम क्या चाहते हो? अगस्त्य ने उसकी आंखों में देखा। मैंने कहा था, मैं तुम्हें चुनने का एक मौका देना चाहता हूं। रोहन के मुद्दे को सुलझाने के बाद तुम्हें फैसला लेने में देर नहीं लगेगी। जैसे ही शब्द निकले, सुरक्षाकर्मी वहां पहुंच गए और चर्चा धीरे धीरे उबलने लगी। रोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अगस्त्य की ओर इशारा किया और ताना मारा, इस आदमी ने पहले मेरी मंगेतर को परेशान किया और फिर मिस सिंघानिया की जन्मदिन की पार्टी बर्बाद कर दी। कृपया इसे गिरफ्तार करें। मेरे लोग अब बाहर हैं। कृपया उन्हें सौंपने में मेरी मदद करें। जैसे ही रोहन ने बोलना समाप्त किया, सभी ने अगस्त्य को दया से देखा। उसने सिंघानिया परिवार की पार्टी में किसी को छीनने का साहस किया था। यद्यपि उसका साहस सराहनीय था, उसके कार्य मौत को बुलाने के समान थे। अगले ही पल किसी ने तुरंत ध्यान दिया कि कुछ गड़बड़ है। सिंघानिया परिवार के सुरक्षा गार्ड स्थिर खड़े रहे। कोई काल्पनिक तूफान नहीं था। वातावरण भयावह रूप से शांत था। चर्चा धीरे धीरे शांत हो गई और वातावरण धीरे धीरे अजीब हो गया। रोहन ने अपनी भौहें उठाईं। क्यों? मैंने जो कहा वह बेकार है? क्या तुम चाहते हो कि मैं मिस रिया को बुलाऊं? आने वाले ने पूछा। मिस शर्मा? रोहन को अचानक एहसास हुआ कि वह भूल गया था कि उसके गुस्से में चेतना शर्मा भी मौजूद थी। उसने जल्दी से माफी मांगी। मुझे माफ करना मिस शर्मा, मैं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा हूं। चेतना ने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, मिस्टर कपूर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। रोहन एक कदम पीछे हटा। तो फिर प्लीज मिस शर्मा से कहिए कि वह इस मामले में मेरे लिए निष्पक्ष रहें। तान्या ने हिम्मत करके आगे बढ़कर कहा। मिस शर्मा, मिस सिंघानिया की पार्टी का माहौल खराब करने के लिए मुझे माफ करना। चेतना ने अगस्त्य की तरफ देखा और दिलचस्पी से पूछा, तो आप ये मानती हैं कि यह परेशानी खन्ना परिवार से जुड़ी है? तान्या ने सिर हिलाया। यह मामला मेरी वजह से है। क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकती हैं? मैं इस मामले को जल्दी से संभाल सकती हूं। मालिनी इतना डर गई कि उसके पैर कमजोर हो गए। वह चिल्लाई, तान्या, एक मामूली ड्राइवर के लिए क्या तू हमारे पूरे खन्ना परिवार को इस मुसीबत में घसीटना चाहती है? रमेश ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और बार बार माफी मांगते हुए आगे बढ़े। मिस शर्मा, मुझे माफ करें। यह हमारे खन्ना परिवार की नासमझ बेटी है। इस मामले का खन्ना परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अपेक्षित गुस्से के बजाय चेतना का स्वर बसंत की हवा जैसा था। अगस्त्य, क्या तुम मिस खन्ना को जानते हो? यह वाक्य मानो अचानक बिजली कड़कने जैसा था और वहां सन्नाटा छा गया। रमेश का चेहरा लाल हो गया, मानो उसके गले में मछली की हड्डी अटक गई हो।
सुनीता भी स्तब्ध रह गई। क्या हो रहा था? सिंघानिया ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट वाकई अगस्त्य को जानती थीं और उनके स्वर से उनका रिश्ता असाधारण लग रहा था। तान्या स्तब्ध होकर मुड़ी, मानो वह अगस्त्य को फिर से जानना चाहती हो। अगस्त्य ने शांति से जवाब दिया, एक परिचित व्यक्ति के सहज स्वर में, हम दोस्त हैं। चेतना ने उसके हाव भाव देखकर समझ गई कि अभी क्या हुआ था। उसने आगे कोई सवाल नहीं किया, बल्कि संयम से पूछा, क्या तुम्हें मेरे दखल देने की जरूरत है? हालांकि यह एक छोटा सा बयान था, लेकिन इसने अगस्त्य और रोहन के बीच स्थिति स्पष्ट कर दी। अगस्त्य ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। चेतना ने हाथ हिलाया, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, चले जाओ। सुरक्षा गार्ड एक पल में पीछे हट गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। न केवल दर्शक दंग रह गए, बल्कि रोहन भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। चेतना ने दूसरों की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए कहा, अगस्त्य, मैं इसे तुम पर छोड़ती हूं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुलाना। यह कहकर चेतना एक तरफ हट गईं। उन्होंने कभी नहीं बताया कि अगस्त्य कौन थे, लेकिन उनके द्वारा कहे गए हर शब्द का वजन था। अगस्त्य ने अपनी सिगरेट का आखिरी कश लिया, फिर बट फेंक दिया और कहा, रोहन कपूर, आदमियों के बीच के मामले में सबको घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बात करके सुलझा लेते हैं। रोहन की आंखों में झिझक के भाव थे। तुम क्या चाहते हो? अगस्त्य ने सीधे मुद्दे पर पूछा। तुम ही थे जिन्होंने आज दोपहर मेरे कमरे को तहस नहस कर दिया। रोहन ने ताना मारा। तुमने ही तो कहा था कि जो करना है कर लो, अब मान क्यों नहीं रहे? अगस्त्य ने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली। तो तुम ही थे जिसने इस फोटो फ्रेम को तोड़ा? रोहन ने अहंकार से कहा, हां, मैंने इसे कुचल दिया। अगस्त्य ने फिर पूछा, यह एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है, क्या तुमने इसे उस समय नहीं देखा? रोहन ने अगस्त्य की छाती थपथपाई और धमकी भरे लहजे में कहा, अगर देख भी लिया तो क्या हुआ? क्या तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? अगस्त्य, तुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि तू उस समय वहां नहीं था, वरना शायद इस तस्वीर में कोई और होता। अगस्त्य ने गंभीरता से कहा, रोहन कपूर, अगर तू मेरे लिए मुसीबत खड़ी करना चाहता है तो मैं इसे बर्दाश्त करूंगा, चाहे तू कोई भी तरीका अपना। अगर मैं नहीं सह सका तो यह मेरी गलती है और मैं हार मानता हूं, लेकिन तुझे किसी मरे हुए इंसान की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी और उस सम्मान को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए था जिसके लिए मैंने कभी अपना खून बहाया है। तानिया ने नजर घुमाकर देखा और आखिरकार समझ गई कि अगस्त्य सफाई मांगने क्यों आया था। तस्वीर बड़ी नहीं थी, 7 लोग साथ साथ खड़े थे। बस इतना फर्क था कि सभी ने सैन्य वर्दी पहनी हुई थी और तस्वीर सिर्फ काले और सफेद रंग में थी, जिससे उसमें एक गंभीरता और सम्मान का भाव था। इस तस्वीर की वजह से अगस्त्य भी रहस्य के एक पर्दे में लिपटा हुआ लग रहा था। रोहन कपूर ने बेपरवाही से कहा, क्या यह सिर्फ एक टूटा हुआ फोटो फ्रेम नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 100 फ्रेम देकर इसका हर्जाना दूं? अगस्त्य ने धीमी आवाज में कहा, फोटो फ्रेम की भरपाई की बात छोड़ो, माफी मांगो। रोहन ने मानो कोई मजाक सुना हो। तुमने क्या कहा? माफी मांग लूं? किससे? तस्वीर से? यहीं? अगस्त्य ने सिर हिलाया। हां, यहीं। रोहन को लगा कि अगस्त्य जानबूझकर उसे शर्मिंदा कर रहा है और उसका लहजा और भी रूखा हो गया। क्या वे इसे देख सकते हैं? अगस्त्य ने गंभीरता से कहा, ऊपर वाला सब देख रहा है। रोहन आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, अगस्त्य, तुम जानबूझकर मुसीबत मोल तो नहीं ले रहे हो? अगस्त्य ने पलटकर पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं? रोहन ने आखिरकार अपने मन का सवाल पूछा, चेतना शर्मा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अगस्त्य ने शांति से जवाब दिया, इस मामले का चेतना से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं उसे नहीं जानता तब भी मैं आज तुम्हारे पास आता। रोहन ने थोड़ी देर तक अच्छे बुरे पहलुओं पर विचार किया, फिर अगस्त्य के कान के पास झुककर उसे एक डरावनी आवाज में याद दिलाया, ठीक है अगस्त्य, तुम में काबिलियत है और चेतना तुम्हारा साथ देगी। मैं आज तुम्हें नहीं उकसाऊंगा, लेकिन यह मत सोचना कि यह मामला खत्म हो गया है। अगस्त्य ने उसकी ओर देखा। एक बात पहले सुन लो, जब तक तुम खुलकर सामने आओगे मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा,
हवा में हल्की हल्की चिंगारियां टकराईं। रोहन एक कदम पीछे हटा। आज मिस रिया का जन्मदिन है, इसीलिए मैं किसी भी तरह की परेशानी से दूर रहूंगा और मिस शर्मा को थोड़ी इज्जत दूंगा। कोई मेरे लिए वाइन लाओ। एक वेटर जल्दी से आया और रोहन ने रेड वाइन का गिलास लिया, उसे सूंघा और फिर धीरे से अगस्त्य के सामने जमीन पर उड़ेलते हुए मजाक में कहा, माफ करना, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना है कि घर पहुंचकर यह तस्वीर हटा देना। इस बार मैं खुशकिस्मत था, मैंने बस इस पर पैर रखा और इसे कुचल दिया। अगर अगली बार गलती से इस पर कुत्ते की गंदगी लग गई तो क्या होगा। उसने गिलास वापस ट्रे पर रख दिया और एक गर्म गीला तौलिया उठा लिया। उसने घृणा से अपने हाथ पोंछे, फिर तौलिया पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। वहां मौजूद सभी लोग बातें कर रहे थे। हालांकि रोहन ने माफी मांगी, लेकिन वह ईमानदार कैसे हो सकता था। एक अंधा भी उसकी माफी में छिपे तिरस्कार और उकसावे को देख सकता था। लेकिन रोहन आखिरकार कपूर परिवार का सबसे बड़ा पोता था। उससे माफी मंगवाना एक अभूतपूर्व बात थी, और यह सिर्फ चेतना शर्मा के चेहरे की बात नहीं थी। सीधे शब्दों में कहें तो यह सिंघानिया परिवार की सबसे बड़ी बेटी रिया के लिए था, जो चेतना के पीछे थी। लेकिन भले ही यह सिर्फ एक औपचारिकता थी, लेकिन इसने अगस्त्य के लिए काफी ध्यान आकर्षित कर लिया था। तूफान टल गया था और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। तान्या अगस्त्य को गौर से देख रही थी, उसकी भावनाएं उमड़ रही थीं। उसने रोहन से सबके सामने माफी मांगने के लिए कहा था और अगस्त्य ने सचमुच ऐसा करवा दिया। लेकिन वह कौन था? अगर वह सचमुच एक मामूली ड्राइवर था, तो वह चेतना को कैसे जानता था? सुनीता आगे बढ़ी और उसे याद दिलाया, मुझे परवाह नहीं कि यह अगस्त्य कौन है या वह चेतना को क्यों जानता है। तान्या, ध्यान से सुनो, अगस्त्य के साथ तुम्हारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। खन्ना परिवार का भावी दामाद केवल रोहन कपूर ही हो सकता है, और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब से पार्टी के अंत तक मैं पूरी प्रक्रिया में तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें और कोई परेशानी पैदा करने की इजाजत नहीं है, और तुम्हें अगस्त्य से कोई संपर्क रखने की इजाजत नहीं है, वरना मां बेटी के रिश्ते पर ध्यान न देने के लिए मुझे दोष मत देना। समझ रही हो? तान्या चुप रही। जैसे ही चेतना और खन्ना परिवार चुप रहा, चर्चा धीरे धीरे कम हो गई। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही तूफान थमा, अगस्त्य के अगले शब्दों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जरा रुको। रोहन रुक गया, उसकी भौहें तन गईं। उसने अगस्त्य की ओर मुड़कर पूछा, और कुछ? अगस्त्य ने गहरी सांस ली। मेरे शहीद साथियों, मैं तुम्हारा अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक संक्षिप्त शांति के बाद चर्चा का शोर मच गया। तान्या की आंखें, जो पहले उदास थीं, अचानक फिर से तेज हो गईं, मानो वह अगस्त्य की असलियत देख सकती हो। इस बीच कृति, जो शुरू में परिणाम से कुछ ऊब गई थी, ने अगस्त्य के शब्द सुने और उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उनमें एक अजीब सी चमक थी। चेतना एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आश्चर्य की जगह तुरंत जिज्ञासा ने ले ली। रोहन का चेहरा उसी वक्त काला पड़ गया। अगस्त्य, तुम क्या चाहते हो? अगस्त्य ने आंखें उठाईं। उसका लहजा सख्त था और उसने पूरे कमरे पर जोर से कहा, घुटने टेको, माफी मांगो। रोहन ने मुट्ठियां भींच लीं और गालियां दीं। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। अगस्त्य, ज्यादा आगे मत बढ़ो। मैं तो मिस शर्मा को इज्जत दे रहा था। तेरी क्या हैसियत है कि तू मुझे उन गंदे सैनिकों के लिए घुटने टेकने पर मजबूर करे? क्या तुझे लगता है कि मरे हुए लोग महान होते हैं? ये बात कि मैंने उनके लिए जाम उड़ेला, ये उनकी कब्रों के लिए आशीर्वाद है। एहसान फरामोश मत बन। अगस्त्य ने तस्वीर निकाली और धीरे से अपना कोट उतार दिया। उसका लहजा बहुत सख्त नहीं था, लेकिन उसके हर शब्द में एक गूंज थी, जिससे लोगों का खून बेवजह खौल रहा था। यह सही है, हम भाई फौजी हैं, हम सब आम लोग हैं। हमारी कोई खास पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, न पैसा है, न ताकत। सीधे शब्दों में कहें तो हम बस आम लोग हैं। लेकिन छोटा इंसान होने में क्या बुराई है? क्या एक छोटे इंसान की गरिमा इस लायक है कि तुम अमीर घरानों के घमंडी बच्चे अपनी मर्जी से रौंदो? रोहन कपूर, मेरी बात सुनो। एक छोटे इंसान की जिंदगी भी एक जिंदगी है। अगर ये छोटे लोग अपनी जान कुर्बान न करते, अगर ये छोटे लोग अपनी जान देकर देश की सीमा की रक्षा न करते, तो आज तुम्हारे पास इतनी शान शौकत से यहां खड़े होने की क्या हैसियत होती? मैं अगस्त्य राठौर
भी एक छोटा इंसान हूं और मुझे तुम्हें यह बताने में कोई झिझक नहीं है कि मैं अब बस एक साधारण ड्राइवर हूं। मेरी कोई पहचान नहीं, कोई पृष्ठभूमि नहीं। मैं आज यहां किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि अपने भाइयों के लिए न्याय मांगने के लिए खड़ा हूं। तुम मेरा अपमान कर सकते हो, लेकिन मेरे शहीद भाइयों का अपमान करने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं भगवान से भी लड़ जाऊंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, अगस्त्य तान्या के सामने आ गया। क्या तुम इसे थामने में मेरी मदद कर सकती हो? तान्या ने सिर हिलाया, फोटो फ्रेम अपनी हथेली में रखा और उसे गंभीरता से थाम लिया। अगस्त्य की आंखें थोड़ी नम थीं और उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। शुक्रिया। पलटकर अगस्त्य ने रोहन कपूर के सीने में जोर से लात मारी। लात के जोर से रोहन वहीं दूर जा गिरा और इस प्रक्रिया में आधे आदमी जितना ऊंचा एक शैंपेन का टावर पल भर में चकनाचूर हो गया। थोड़ी देर की शांति रही, फिर पूरी भीड़ में कोलाहल मच गया। चर्चाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। शुरू में तो सबने यही सोचा था कि अगस्त्य बस मजाक कर रहा है। आखिरकार इस महफिल में धमकी भरे शब्द आम बात थे। सब ऊंचे वर्ग के लोग थे और कोई भी थोड़े से गुस्से भरे शब्दों पर हाथापाई पर नहीं उतरता। जीतना अपमानजनक था और हारना तो और भी ज्यादा। इसलिए किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अगस्त्य सचमुच हमला करेगा, और वह भी सरेआम। हालांकि अगस्त्य की हैसियत को देखते हुए सबने जल्दी ही खुद को समझा लिया। वह तो बस एक मामूली ड्राइवर था। उसे गंवार कहना भले ही कठोर लगे, लेकिन वह उनके दायरे में तो आ ही नहीं सकता था। उसे नियमों के अनुसार चलने की उम्मीद करना साफ तौर पर बेकार था। लेकिन रोहन कपूर कौन था? वह कपूर परिवार का सबसे बड़ा पोता था, एक अमीर और नया सितारा जो निर्दयता के बल पर तेजी से सत्ता में आया था। और फिर भी इतने चमकदार आदमी को अभी अभी लात मारकर गिरा दिया गया था। यह तेज और निर्णायक लात न केवल विस्फोटक थी, बल्कि बेहद डरावनी भी थी। इस समय अगस्त्य की छवि अदृश्य रूप से बड़ी हो गई थी, मानो कोई देवता स्वर्ग से उतर आया हो और लगभग सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा हो। केवल सुनीता की नजर अपनी बेटी तान्या पर टिकी थी, जो कुछ ही दूरी पर थी। उसका चेहरा भय और चिंता से भरा था, जिसे वह खुद समझ नहीं पा रही थी। दूसरों के सदमे से अलग चेतना शर्मा आखिरकार एक अनुभवी पेशेवर थी। वह इस घटना के बाद के प्रभाव के बारे में ज्यादा चिंतित थी। इसलिए जब तक सबकी प्रतिक्रिया होती, वह चुपचाप अपने एक आदमी को खबर भेज चुकी थी। विभिन्न निगाहों के बीच रोहन ने आखिरकार हरकत की। वह उठने के लिए जल्दी में नहीं था, बल्कि टूटे हुए कांच के सहारे जमीन से उठ बैठा। सभी ने देखा कि उसका सूट कई जगह से फटा हुआ था और उसकी सफेद कमीज शराब के कारण लाल हो गई थी। वह बेहद शर्मनाक स्थिति में था। हालांकि रोहन अप्रत्याशित रूप से शांत था। उसके चेहरे पर शर्म और गुस्सा नहीं, बल्कि एक भयंकर और क्रूर भाव था। जिस तरह से रोहन ने धीरे से अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने मुंह का कोना पोंछा, वह बेहद डरावना था। रोहन का हाथ खून से लथपथ था। इस आभा के प्रभाव में पार्टी धीरे धीरे एक अप्रत्याशित दिशा में भटक गई। ये देखकर कि सब उसकी ओर देख रहे हैं, रोहन धीरे से उठा और शांत भाव से बोला, आज रात आपके मनोरंजन में खलल डालने के लिए मुझे माफ करना। कृपया बाद में ऑनरा लाउंज में आधी रात के शो में आई। मैं सबका खर्चा उठा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा मान रखेंगे। बेशक मैं रोहन कपूर आज बदनाम हो गया हूं, इसलिए अगर आप मेरा साथ देने नहीं भी जाते हैं तो कोई बात नहीं। मुंबई बहुत छोटी जगह है, हम फिर मिलेंगे। हालांकि रोहन ने यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन हर कोई समझ सकता था कि यह चुप कराने और धमकाने का एक तरीका था। यह कहने के बाद रोहन ने मुड़कर पूछा, मिस शर्मा, मेरे लोग बाहर हैं, क्या हम उन्हें अंदर आने दे सकते हैं? चेतना मुस्कुराई और बोली, मुझे डर है कि नहीं, पार्टी शुरू होने वाली है और मिस रिया जल्द ही नीचे आ जाएंगी। रोहन ने बहस नहीं की और सहजता से सिर हिला दिया। ठीक है मिस शर्मा, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया कि आपका क्या मतलब है। मिस रिया का जन्मदिन महत्वपूर्ण है। मैं बिना शर्त पीछे हट जाऊंगा। जैसे ही आवाज खत्म हुई, रोहन ने फिर से अपना पैर उठाया और धीरे धीरे अगस्त्य की ओर चल दिया। चेतना स्थिर खड़ी रही। हालांकि उसने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया, लेकिन सिंघानिया परिवार की सुरक्षा, जो शुरू से अंत तक चुप रही, सब कुछ समझाने के लिए पर्याप्त थी।
रोहन रुका और धीरे से अपना सिर उठाकर बोला, अगस्त्य, मैं समझ गया कि मिस शर्मा क्या कहना चाह रही हैं। आज जब तक तुम सिंघानिया मैंशन में हो, मैं तुम्हें छू नहीं सकता। ठीक है, तू क्रूर है, लेकिन क्या तुझे लगता है कि वह जिंदगी भर तेरी रक्षा कर सकती है? ये कहते हुए रोहन कुछ कदम पीछे हटा, अपनी बाहें फैलाईं और फिर सबकी हैरान निगाहों के सामने धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। माफ करना कहने के बाद उसने अजीब लहजे में पूछा, अगस्त्य, क्या यह ठीक है? उसके पागल चेहरे ने लोगों को उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करने दी। हालांकि अगस्त्य पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने आंखें मूंद लीं और कहा, रोहन, ऐसा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ये भाई सभी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं। वे अपने माता पिता, पत्नियों और बच्चों के लायक हैं, और अपने देश के लिए तो और भी ज्यादा। वे तुम्हारे घुटने टेकने के लायक हैं। मैं अब भी वही बात कह रहा हूं। मुंबई बहुत छोटा है और मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुझे यकीन नहीं है या लगता है कि तेरी इज्जत चली गई है, तो आ और मुझसे बदला ले। तू चाहे कोई भी हथकंडा अपना, मैं उसे झेलूंगा। अगर मैं नहीं झेल पाया तो इसकी वजह यह है कि मैं काबिल नहीं हूं। मैं हार मानता हूं, लेकिन अगर तूने फिर से मेरे शहीद साथियों का अपमान करने की हिम्मत की, तो ये घुटने टेकने जितना आसान नहीं होगा। उसकी आवाज में एक छोटा सा विराम था। अगस्त्य आधा कदम आगे बढ़ा और रोहन का कॉलर खींचते हुए उसकी आंखों में और भी ज्यादा खूनी ठंडक दिखाई दी। अगली बार मैं तेरी मर्दानगी छीन लूंगा, यकीन है। इस मर्दाना धमकी ने न सिर्फ रोहन के अजीबो गरीब आभा मंडल को चकनाचूर कर दिया, बल्कि कई शर्मीली लड़कियों को चुपके से उसे बदतमीज कहकर कोसने पर मजबूर कर दिया। रमेश ने गहरी सांस ली। बदमाश, सुनीता ने ठंडे स्वर में कहा। एक बदमाश तो बदमाश ही होता है, एक अनपढ़ गंवार। तान्या की बात करें तो उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। उसके हाव भाव थोड़े अजीब थे, लेकिन जैसे ही उसने अगस्त्य की पीठ पर नजर डाली, उसकी धड़कनें अचानक बिना किसी कारण के तेज हो गईं। नाजुक माहौल में चेतना ने ताली बजाई, संगीत फिर से बजने लगा और बत्तियां धीरे धीरे मंद हो गईं। सभी लोग चतुराई से एक तरफ हट गए, मानो कुछ हुआ ही न हो, और पार्टी जारी रही। रोहन धीरे से खड़ा हुआ और जब वह तान्या के पास आया तो उसके हाव भाव सामान्य हो गए थे। तान्या, मुझे माफ करना, मैंने अभी तुम्हें शर्मिंदा किया। क्या तुम नाराज तो नहीं हो? तान्या मानो किसी सपने से जागी और उसके विचार फिर से वास्तविकता में वापस आ गए। सुनीता आगे बढ़ी, उसे बाहर निकलने का रास्ता दिया। रोहन, सच्चा आदमी वही होता है जो झुक सके। तुम पर कौन हंसेगा? वैसे भी ऐसे घटिया इंसान से मुकाबला करना बेकार है। अगर चेतना शर्मा ने सिर्फ किसी का पक्ष नहीं लिया होता तो तुम्हें हार कैसे मिलती? रोहन ने धीरे से अपना सिर घुमाया। जैसे ही उसकी नजर चेतना पर पड़ी, उसकी आंखों में एक क्रूर भाव उभर आया, लेकिन उसके शब्द शालीन रहे। आप ऐसा नहीं कह सकती। वे मेजबान हैं और हम मेहमान। शायद मिस शर्मा की अपनी मुश्किलें हैं। मैं अपनी निजी दुश्मनी की वजह से मिस सिंघानिया की जन्मदिन की पार्टी खराब नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मुझे आंटी जी का शुक्रिया अदा करना होगा जिन्होंने मेरी मुश्किलें समझीं। चिंता मत करिए, मैं रोहन कपूर ऐसा इंसान नहीं हूं जो हार नहीं मान सकता। पार्टी के बाद मैं खुद खन्ना परिवार को और तान्या को भी सफाई दूंगा। सुनीता ने पूछा, रोहन, तुम्हारे हाथ की चोट ठीक है ना? रोहन ने अपना सिर घुमाया और प्यार से कहा, कोई बात नहीं। जब तक मैं तान्या की रक्षा कर सकता हूं, यह छोटी सी चोट कोई मायने नहीं रखती। तान्या ने उसकी नजरें बचा लीं, लेकिन अनजाने में अगस्त्य की ओर देखा। बस इस छोटी सी हरकत ने रोहन की आंखों में भावनाओं को और भी ज्यादा पागल और खूनी बना दिया।